हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक औरत का क्लिप देखते हैं जो बहुत बीमार थी और मेडिसिन ले रही होती है। बेड पर पड़ी होती है, बिल्कुल जैसे ख़त्म हो रही हो। उसकी छोटी बेटी इसको देख रही थी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम मूवी की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसको ये अपना बचपन का विजन आ रहा था। वो एक डॉक्टर होती है और वो पेशेंट्स को देख रही होती है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी और बहुत डेडिकेटेड होती है। वो जा ही रही होती है अपनी शिफ्ट ख़त्म करके, तो उसको कॉल आती है। एक अर्जेंट केस आया है एक लड़की का जिसने अपने आप को मारने की कोशिश की। अब उसके पास टाइम तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसको देखने के लिए कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो रूम में जाती है, वहाँ एक लड़की साइड पे खड़ी होती है। डॉक्टर उसको कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आओ मेरे साथ बैठो, बात करो। तुम्हें जो इशू है हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे आपको कुछ नहीं समझाना, कोई समझ नहीं सकता मेरे साथ क्या इशू चल रहा है। कोई चीज़ है जो मेरे पीछे है, जो मुझे मारना चाहती है। वो कभी किसी की शक्ल में आती है, कभी किसी की शक्ल में आती है। वो कोई ईवल एंटिटी है जो मुझे हॉन्ट कर रही है। जब से मैंने इस प्रोफ़ेसर को अपने सामने मरते हुए देखा, 3 दिन से ये चीज़ अब मेरे पीछे पड़ गई है और वो हर किसी की शक्ल में मेरे सामने आ जाती है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी-लिखी लड़की हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं समझ पाती। डॉक्टर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो? तुम किसको देखती हो? तुम्हें कोई हैलुसिनेशंस तो नहीं हो रहे? लेकिन वो कहती है नहीं, ये असल में हो रहा है और मैं ये शक्लें देख रही हूँ। कोई मुझे देख के स्माइल करता है, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। और यहीं पे इसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर हेल्प के लिए अपने डिपार्टमेंट में कॉल करती है। इतनी ही देर में हम देखते हैं उस लड़की को, जो अब स्माइल कर रही थी और बिल्कुल काम खड़ी होती है। उसके हाथ में एक शीशे का टुकड़ा था। डॉक्टर को देखती है और अपने गर्दन की तरफ उसको ले जाती है। डॉक्टर उसको बहुत समझाती है, प्लीज़ ये सब मत करो, अपने आप को हर्ट मत करो। लेकिन वो अपनी पूरी गर्दन इससे काट लेती है, जिससे डॉक्टर एक बहुत शॉक में चली जाती है और वो लड़की वहीं गिरी पड़ी होती है और वो मर जाती है। अब यहाँ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरी। वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ 2 लोग आते हैं। एक तो जो होता है जिसको वो पहले जानती थी। वो दोनों से इस बारे में बात करने लगते हैं कि उस लड़की को क्या इश्यू था। आप हमें कुछ बताएँ तो हम उसकी फैमिली को जवाब दें। वो डॉक्टर कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। मेरी 10 मिनट ही हुई थी उससे बात। वो कोई हैलुसिनेशंस देख रही थी शायद। और यहाँ हम उस लड़की की डेड बॉडी देखते हैं। अब वो डॉक्टर बहुत अपसेट होती है और अपने घर चली जाती है। और जैसे ही वो अपने घर जाती है, अभी भी वो ट्रॉमा में थी, क्योंकि उसने आज एक पेशेंट को खोया था। वो अभी तक इस चीज़ से नॉर्मल नहीं हुई थी, ना रिकवर हो पा रही थी। अब जैसे ही वो अपना फ्रिज बंद करती है, उसको वहाँ अंधेरे में उस लड़की का ही रिफ्लेक्शन नज़र आता है। वो बहुत डरती है, उसको लगता है कि शायद ये उसका वहम है। जैसे ही उसका हस्बैंड घर आता है, वो बहुत अपसेट होती है और वो उसको सब कुछ बताती है कि आज एक पेशेंट की डेथ मेरे सामने हुई। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन उन्होंने रात को डिनर पे जाना था अपनी बहन के साथ और वहाँ पे चली जाती है। वहाँ उसको बताती है कि तुम्हारे नेफ्यू की बर्थडे है, तुमने परसों ज़रूर आना है। और यहाँ वो कहती है ठीक है, अगर मैं बिज़ी ना हुई तो मैं ज़रूर चक्कर लगाऊँगी। और वो अब अगले दिन अपने ऑफ़िस में चली जाती है। जैसे ही वो ऑफ़िस में जाती है, वो काम स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी तक वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको अजीब-अजीब से विज़न्स आ रहे थे, आवाज़ें आ रही थी। वहीं उसका फ्रेंड जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वहाँ पर आता है। वो उसे इस लड़की के बारे में पूछने लगता है और वो उसको कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। मैं तुम्हारी इस बारे में कुछ हेल्प नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरा पीछा मत करो। और वहीं पर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। अभी अंदर जाती है और उसके बारे में रिसर्च करने लगती है, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये केस इसके साथ इतना स्टिक कैसे हो गया। अब उसको एक लड़की बाहर नज़र आती है जिसको देख के स्माइल कर रही थी। वो समझ नहीं पाती कि कोइंसिडेंस है या क्या। और अंदर उसका पेशेंट भी उसको देख के स्माइल कर रहा था और उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो डॉक्टर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उसको कहते हैं कि आपको 2-3 दिन की लीव ले लेनी चाहिए। शायद तुम बहुत काम की वजह से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो। तुम घर जाओ, रेस्ट करो और फ्रेशन अप होकर नेक्स्ट वीक दोबारा से जॉइन कर लो। तुमने एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुज़री हो, तुमने एक पेशेंट को अपने सामने मरते हुए देखा है। तुम्हें आराम चाहिए। और वो अब अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और जाके अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट लेने लगती है। उसको लगता है कि उसे एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। वो उसका गिफ्ट पैक करती है ताकि उसकी बर्थडे पे कल उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके जा सके। वो जैसे गिफ्ट पैक करती है, उसका अलार्म बज जाता है घर का। वो दरवाज़े पे जाके देखती है, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक था। वो अलार्म को दोबारा से कोड लगा के बंद करती है। और जब वो अपने लाउंज में आती है, तो लाउंज का दरवाज़ा खुला होता है। उसे कॉल आती है कि आपके घर सब सेफ़ तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दरवाज़ा तो नहीं खुला? और यहीं पर वो दोबारा देखती है तो फ़ोन तो उसके पास पड़ा था। यानी पहले तो वो किसी और से बात कर रही थी, जो उसके हैलुसिनेशन थे शायद। अब यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और पूरे घर को चेक करते हैं। घर में कोई एंटर नहीं हुआ था। वो कहते हैं एक फ़ॉल्स अलार्म भी हो सकता है। अब उसका फियांसे आता है तो उसको बताती है कि एक फ़ॉल्स अलार्म था, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन वो भी बहुत घबरा जाता है इसको देखकर। अब रात में उसको नींद नहीं आती और उसी केस फाइल को दोबारा से सुन रही होती है। उस लड़की का सारा ऑडियो जिसके उसके सामने अपने आप को मारा था। और यहाँ पर वो डर जाती है क्योंकि उसको कोई चीज़ नज़र आती है। और यहाँ पर वो अटैक करने लगती है अपने ही फियांसे पे। नेक्स्ट डे वो अपनी थेरेपिस्ट के पास जाती है, जिसके पास वो पहले भी जाती थी। वो उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई इतना खतरनाक मामला नहीं लगता। थोड़ी अपसेट हो तुम, एक पेशेंट को मरते हुए देखा है, थोड़ा बहुत इंसान अपसेट तो होता है। लेकिन तुम्हें चाहिए कि अपनी लाइफ में थोड़ा-सा मूव ऑन करो, अच्छे काम करो, किसी से मिलो-जुलो, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। तुम जब फ्रेश होगी तो तुम्हें खुद ही अच्छा लगेगा। ये सब तुम भूल जाओगी। तुम्हें मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। और मैं हूँ, जब तुम्हें बस मसला हो तो मुझसे बात करना। अब वो नेक्स्ट डे तैयार होके अपनी बहन के घर जाने लगती है क्योंकि उसके नेफ्यू का बर्थडे था। अब वो बच्चा जैसे ही केक काटता है, वो अपने गिफ्ट्स ओपन करने के लिए रेडी हो जाता है। और सबसे पहले वो गिफ्ट उठाता है अपनी आंट रोज़ का। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है, उसमें देखकर हैरान हो जाता है। उसमें उसकी आंट रोज़ की बिल्ली थी, जो कि मर चुकी थी। अब वो किसने पैक की, वो कुछ समझ नहीं पाती। रोज़ उसको देख के रोना शुरू हो जाती है और पैनिक हो जाती है। और वहीं पर उसको स्माइलिंग औरत भी नज़र आती है, यानी वो उसी इवल एंटिटी ने किया था। और वहीं पर घबरा कर वो बहुत ज़ोर से नीचे गिरती है एक टेबल से। और टेबल से टकरा के जब वो गिरती है तो उसके दोनों हाथ ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद उससे खून निकल रहा था और उसके फैमिली वाले उसको लेकर उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर थी। अब जैसे ही वो वहाँ जाती है, उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट उससे आके मिलते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है रोज़? तुम आओ, तुम 1-2 सेशंस लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम थोड़ी बहुत अपसेट हो। और वो बाहर देखती है तो उसका फियांसे और उसकी बहन भी इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। अब उसका फियांसे उसको कहता है कि तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तुम अपनी मदर की तरह पागल हो रही हो, तुम्हारी तो फैमिली हिस्ट्री में ये सब कुछ था। और इस बात में उनकी आपस में बहुत लड़ाई होती है। वो कहती है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरी बात पे भरोसा करो। ये मेरे साथ तब से शुरू हुआ जब से वो पेशेंट मेरे सामने मरी है। और अब उसके बारे में डिगिंग शुरू कर देती है इंटरनेट पे। और वहाँ पर उसको खौफनाक आवाज़ें भी आ रही थी, यानी वो चीज़ उसके घर में हर वक़्त उसके आस-पास मौजूद होती थी और उसको तंग करती रहती थी। वो हर वक़्त मेंटली टॉर्चर से गुज़र रही थी। वो अपनी बहन के पास भी जाती है। अब वो उसी प्रोफ़ेसर के घर आती है जो इसी चीज़ से मरा था, जिसने उस लड़की को इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके घर जाती है और उसकी वाइफ़ से इसके बारे में पूछने लगती है। वो कहती है, मेरा हस्बैंड 4 दिन बिल्कुल पागल रहा। वो हर वक़्त एक स्माइलिंग फ़ेस के बारे में बात करता रहता था, जो शक्लें बदलता रहता था। और अब उसको पता लग गया था कि वही चीज़ है जो सबको एक कर्स की तरह ट्रांसफ़र हो रही है। इस प्रोफ़ेसर से उस लड़की को मिला और अब इस रोज़ को मिला। अब वो समझ गई थी कि उसको क्या करना है। वो अपने दोस्त जो के पास जाती है और उसको कहती है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें इससे पहले सारे केसेस देखने होंगे जिन्होंने सुसाइड किया। और इससे सारे लिंक जब वो देखती है तो 3-4 लोग उसको ऐसे ही पता चलते रहते हैं। यानी इन सब लोगों ने खुद को मार लिया 3-4 दिन के अंदर-अंदर, जब से उनके सामने किसी ने सुसाइड किया। फिर उन्होंने भी खुद को अपने आप को मार लिया। अब उसका दोस्त भी इस देखकर बहुत हैरान होता है। वो कहता है, ये क्या चीज़ है रोज़? अब वो उसको थोड़ा बहुत बताती है, लेकिन वो यही समझ रही थी कि ये भी इस बारे में यकीन नहीं करेगा। अब वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब उसको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो गया था कि उसका वास्ता किस चीज़ से पड़ा है। अब वो समझ रही थी कि उसको इस केस में पीछे जाना होगा और किसी ऐसे इंसान को ढूँढना होगा जो इस कर्ज से बचा हो। अब वो जैसे ही घर जाती है, उसका फियांसे उसके डॉक्टर के साथ बैठा होता है और वो ये चीज़ देखकर बहुत अपसेट होती है। वो कहती है, तुम्हें मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसके बजाय तुम मेरा इलाज करवाने के बारे में सोच रहे हो। वो कहती है, मुझे समझ आ गया, मैं खुद ही कुछ करूँगी। उसकी बहन भी उसको इस मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है कि शायद तुम्हें मदर वाली डिज़ीज़ ही है। ये ट्रांसफ़र तुम में हो गई है और कुछ नहीं है, कोई कर्ज़ नहीं है, तुम सिर्फ़ पागल हो रही हो। तुम जाके अपना इलाज कराओ। और वहाँ पर वो अपनी बहन से भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो उसकी बहन की शक्ल में चीज़ आ जाती है। अब रोज़ जाती है और जाके कुछ खाने लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हो गई थी। और वहाँ उसको जो मिलता है, जो उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में और भी डिगिंग की है और अब मुझे पता लगा कि 20-25 लोग मर चुके हैं इस वजह से। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसने सर्वाइव किया और वो अब जेल में है। मैं उसके बारे में उसका नंबर, एड्रेस ले आया हूँ और हम वहाँ चलते हैं। और वो अब उसको उसी जेल में ले आता है और उस आदमी से मिलने की अपॉइंटमेंट भी फ़िक्स करा देता है। वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें अकेले में ही इस बारे में बताऊँगा। तुम अपने फ्रेंड को बाहर भेजो, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं इससे कैसे बचा। अब वो उसको बताता है कि तुम्हें किसी का कत्ल करना होगा। अगर तुम किसी को मार दोगी तभी ये इस घर से तुम्हारी जान छूटेगी। मैंने भी किसी को मार दिया, लेकिन मेरी जान तो उस चीज़ से छूट गई ना। अब वो बाहर आती है और जो उसे पूछता है कि तुम्हें उसने क्या बताया? वो जो कि इस बारे में कुछ नहीं बताती और अब अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही वो अपने घर जाती है, वो वहाँ बहुत परेशान बैठी होती है कि वो क्या करे? और वहीं पर उसकी थेरेपिस्ट आ जाती है। वो अपनी थेरेपिस्ट से बात कर ही रही होती है और वो कहती है कि जो अब सिर्फ़ 3-4 दिन तो रह गए हैं। 3 दिन तुम गुज़ार चुकी हो और 1 दिन और देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूँगी। और वहाँ पर उसकी ये अजीब बातें सुनकर जब वो उसकी तरफ देखती है, तो वो वही एक भयानक स्माइल दे रही थी। यानी अब इसको कॉल आती है और वो कॉल उठाती है, तो उसकी डॉक्टर तो कॉल पर थी, उसकी डॉक्टर तो यहाँ आई नहीं। तो जो उसके सामने बैठी थी, वो कौन थी? अब उसे समझ आ गया था कि वो वही इविल एंटिटी उसके सामने बैठी है, जो उसको आज मारने के लिए आने वाली थी।
और जब उसको देखती है तो उसके मुंह पे वही खौफनाक स्माइल थी। उसको देखकर बहुत डर जाती है और वो उसके ऊपर अटैक भी करती है, लेकिन वो अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि उसको क्या करना है। वो अपने थेरेपिस्ट के पास भी आती है और वो उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन फिर उसको एक आइडिया आता है। वो कहती है कि अगर मैं अकेली हो जाऊँगी तभी ये वो कर्ज़ किसको मिलेगा? किसी को भी नहीं। अब मुझे इसको खुद ही फ़ेस करना पड़ेगा। इस ट्रॉमा को, इस खौफ़ को मैं अपने उसी पुराने घर में जाके फ़ेस करूँगी जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ये कर्ज़ उसी इंसान के ऊपर लगता है जिसके ऊपर एक बहुत खौफ़नाक ट्रॉमा होता है। अब वो अपने चाइल्डहुड होम में आ जाती हैं, जहाँ उसकी माँ बीमार रही थी और उसने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को बीमार देखा और वहीं उसकी मदर ने सुसाइड की। वो उस घर में आती है, उस घर के दरवाज़े खोलती है, उस घर में पूरा अंधेरा था और सब कुछ ख़राब बिखरा पड़ा था। उस रूम में जाती है और उसी ट्रांस में चली जाती है जो बचपन में वो अपनी माँ को बीमार बेड पे पड़े हुए देखती थी, और वो बहुत खौफ़ज़दा हो जाती है। लेकिन अब उसको पता था कि वो चीज़ उसको ढूँढते हुए यहाँ ज़रूर आएगी और वो यहाँ इसको फ़ेस करेगी अपने डर को। वो एक गैस गैस लाइट जलाती है और वहाँ जलाकर बैठ जाती है। उसको पता था कि यहाँ पर वो चीज़ ज़रूर आएगी। उसको आज चौथा दिन है, उसने इसको आज मारना ही मारना था, उसको पता था। और वो वहाँ पर वेट करने लग जाती है और अचानक उसको अपनी मदर के रूम से आवाज़ आती है। वो वहाँ जाती है तो वहाँ उसकी मदर बैठी हुई थी। वो जानती थी कि ये असल नहीं है, उसकी माँ तो मर चुकी है, लेकिन वो उससे फिर भी बातें कर रही होती हैं कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी बेटी हो। और वो कह रही है ये सब कुछ रियल नहीं है, आप रियल नहीं हैं। लेकिन वो फिर भी अपनी सारी भड़ास उसके ऊपर निकाल देती है और थोड़ी देर में वो एक बहुत ही खौफ़नाक शक्ल में, एक बहुत ही बड़ी बला की शक्ल में वहाँ पे आ जाती है। और वो उसको देख के वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। और वो एक खौफ़नाक शक्ल में अपनी माँ को देख के बहुत डरती है। लेकिन उसको ये भी आइडिया था कि सब कुछ असल नहीं है, वो उसको आग लगा देती है गैस लाइट से ही, क्योंकि वो उसको ख़त्म करना चाहती थी हमेशा-हमेशा के लिए। और जब उसने उसको आग लगा दी और वो बला जलने लगी, तो उसको समझ आ गया कि उसने अपनी जान उस घर से हमेशा-हमेशा के लिए छुड़वा ली है। और जैसे ही उस चीज़ को आग लग जाती है, वो उस घर से बाहर आ जाती है। उसको लग गया था कि अब उसकी जान इससे छूट गई है। पूरा घर जलने लगता है और उसको पता लग गया कि इसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इन सब के साथ जल गया है। और वो गाड़ी चलाकर अपने दोस्त के पास, जो के पास जाती है और उसको कहती है कि मैं अब सुकून की नींद सोना चाहती हूँ। क्या मैं यहाँ 1-2 दिन रह सकती हूँ? और उसका दोस्त कहता है, हाँ, ज़रूर रहो। तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकती हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो से थोड़ी बहुत बातें कर रही होती है, उसी कर्ज़ के बारे में, और थोड़ी ही देर में जो बहुत ही अजीब रिएक्ट करने लगता है। यानी वो उसी स्माइलिंग फ़ेस में आ जाता है और उसको समझ आ गई थी कि वो वहाँ से कभी निकली ही नहीं। जैसे ही वो उसके घर का दरवाज़ा खोल के बाहर जाती है, वो उसी जगह पर पहुँच जाती है। यानी वो अपने घर के पास ही थी, अपने घर में ही थी। वो अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि वो अभी तक वहीं थी। इसी एक डिल्यूज़न में, एक इल्यूज़न में थी वो। और वहाँ पर देखती है जब असल जो आ जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो उसे डर के घर के अंदर आ जाती है। अब जो उसको बाहर चीख रहा होता है कि मैं असल जो हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो, लेकिन वो अंदर अपने आप को बंद कर लेती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी हकीकत कौन है और नकली कौन है। और यहाँ पर वो बला उसकी माँ की शक्ल में वापस आ जाती है। वो उसको देखती है और थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल एक काम सिचुएशन में चली जाती है और वो उसका मुँह खोल के वो बला उसके अंदर चली जाती है। यानी उसको पूरी तरीके से पोसेस्ड कर लेती है। अब वो लड़की अपने ऊपर ही पेट्रोल फेंकने लगती है। जो दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पूरी तरीके से पोसेस्ड हो चुकी थी, वो अपने ऊपर पेट्रोल गिरा देती है। और वहाँ पर जब वो जो उसको बचाने के लिए उसके करीब जाने लगता है, तो वो अपनी माचिस जला के अपने आप को जलाने लगती है। वो कहती है, मेरे करीब मत आना। और यहाँ पर हम उसके मुँह पे वही खौफ़नाक स्माइल देखते हैं और वो अपने आप को आग लगा लेती है। और जो ये चीज़ देखकर इतना डर जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। लेकिन हमें पता चल गया था कि अब स्माइल के साथ वो मरी है, अब ये कर्स जो के ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। यानी अब ये कर्स और ये स्माइल जो को मिल गई है और अब ये उसको हॉन्ट करेगी। एंड ऑफ स्टोरी।